हमारा वफाकी हुकूमत ने हमारे अवाम को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को लावारिस छोड़ा। अपोजिशन पार्टियां जो हैं सवाए मीडिया खेलने के उनका कोई रोल नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस कोरोना वबा से मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 94,000 के करीब है और एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 60,000 के करीब है, जबकि इस मर्ज से जो सेहतयाब लोग हो गए उनकी तादाद इस वक्त 32,500 है। अब तक कोरोना से 1,935 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना की तबाहकारियाँ सिर्फ जानी ही नहीं बल्कि सख्त माली मसाइल भी पैदा कर रही हैं। अब तक के हालात पर अगर नज़र डालें तो लगभग लाखों लोग अपना रोज़गार खो चुके हैं और हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में ये तादाद 30 लाख अफराद तक बढ़ जाने का शदीद ख़दशा जो है वो मौजूद है। यही नहीं, मईशत की अगर बात करें तो 2.5 खरब रुपए की कमी के बायस मज़ीद मईशत जो है वो सुकड़ चुकी है और ये हालात हर पाकिस्तानी के लिए यकीनन परेशान कुन है। मगर फिर भी फैसला साजों के कुछ हालिया फैसलों को देखकर ऐसा लगता है कि बुरे हालात का रोना सिर्फ अवाम के लिए ही है, हुक्मरान अशराफिया के लिए ये बिल्कुल नहीं है। अरकान इस्लामिया के लिए सालाना 25 एयर टिकट्स जो हैं वो मुख्तस होती हैं और इसके साथ साथ 3 लाख रुपए के मालियत के जो वाउचर्स हैं वो भी जारी होते हैं और ये 3 लाख रुपए के जो वाउचर्स हैं वो अरकान असेंबली के ख़ानदान वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये बिल पेश किया गया है कि वाउचर्स के अलावा जो 25 बिजनेस क्लास की एयर टिकट्स हैं वो भी रुकन असेंबली के ख़ानदान के अफराद को जो है वो हासिल करने की उनके पास ऑप्शन हो। मुल्क के लॉ मेकर्स को एयर टिकट्स आप बिल्कुल दें, उनका हक है, लेकिन इन हालात में अरकान की फैमिलीज़ के लिए ऐसा तकाजा क्यों किया जा रहा है? होना तो ये चाहिए था कि इजाफी एयर टिकट्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इस मुश्किल टाइम पे, मुश्किल माशी टाइम पर आप इनको वापस कर दें इनको, ताकि हम जो है वो बचा सकें, बचत हो सके। और इसी किस्म के जो फैसले हैं उनके मुताबिक जो है वो जो हम आपको बता रहे हैं कि कुछ फैसले आजकल हो रहे हैं, तो एक और फैसला जो है जो हुआ है उसमें यह है कि चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमीशन के जो घर हैं उनकी नई जो है वो नए सिरे से उनकी तामीर होगी और बिल तरतीब 27 करोड़ और 9 करोड़ रुपए के जो हैं वो आइंदा माली साल के लिए जो अखराजात हैं वो मुख्तस किए गए हैं और इसकी मंजूरी जो है वो परसों यानी 8 जून को ECC की मीटिंग में की जाएगी, जिसकी सरबराही खुद वज़ीर आज़म करेंगे। वैसे वज़ीर आज़म अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते किफ़ायत शारी की जो है वो फरमान जारी करते हुए नज़र आ रहे थे, तो फिर ऐसे फैसले क्यों किए जाते हैं? मुल्क की मईशत जो है वो सुकड़ रही है। सतह गुर्बत से अगर पहले 25% अवाम नीचे थे तो अब ये तादाद 33% तक पहुँच रही है। क्या अरबाब इख्तियार के खर्चे कम नहीं होने चाहिए? लेकिन कम क्यों होंगे? क्योंकि उनको पूरा करने के लिए तो बैरूने कर्जे जो हैं जो आपको मिल जाते हैं बड़ी आसानी से वो मौजूद हैं, क्योंकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि आइंदा माली साल की ज़रूरियात और कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में, जी हाँ तारीख में, एक साल में लिए जाने वाले कर्ज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और वफाकी हुकूमत आइंदा साल 15 अरब डॉलर्स के कर्जे लेने की तैयारी कर रही है। मौजूदा हुकूमत ऐसे फैसलों से कैसे अवाम को मुतमईन कर सकती है जब वो अपने ही कायम किए हर असूल की खुद नफ़ी कर रही है? 2 साल की हुकूमत में PTI गवर्नमेंट अपने इंतखाबी वादों से मुकम्मल फिर चुकी है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत दिनों बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ आबिद शेर अली साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें डॉक्टर साहब भी जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये ज़रा अब आपको जो हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त हुकूमती जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी 30 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड जो हैं वो होंगे, वो अपनी नौकरियों से जाएंगे। 25% लोग अगर कोरोना से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे से, तो अब ये 33% तक जो है वो पहुंच रहा है। 2.5 खरब रुपए मईशत जो है वो सुकड़ गई है। तो ऐसे में बजाय इसके कि आप जो है वो हुकूमती ख़जाने को भरने की बात करें, कफ़ायत शारी की जो आप बात करते हैं उस पर कोई अमली जामा पहनाएं, अब ये बात सामने आ रही है कि जी जो एयर टिकट्स हैं उनका इतलाक़ जो है वो
खानदान वालों पे भी होना चाहिए। क्या ये अच्छा नहीं था कि अगर आप एयर टिकट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपको सेशंस के लिए और बाकायदा हुकूमती जो काम है उनके लिए दिए जाते हैं, ड्यूटीज़ के लिए आपको दिए जाते हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे तो आप कहें जी वापस ले लें। कफायतशारी तो ये हुई, आपके लोग तो कह रहे हैं जी अब नहीं, इनका इतलाक हमारे खानदान वालों पे भी होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर मारिया। पहली चीज़ तो ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर आया है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर मर्तबा हर मीटिंग के अंदर यही कहता है कि किफ़ायत के साथ चलना है और हमें पहले अपनी सेविंग बढ़ानी है, इनकम बाद में बढ़ानी है, क्योंकि सेविंग को भी हमें कम करना पड़ेगा और दूसरी तरफ इनकम हम बढ़ाएंगे तो फिर दोनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को शूट करने के लिए बेनिफिशियल होंगी। अब आपका सवाल ये कि उसके अंदर फिर इन अखराजात को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा। आपने एक टारगेट किया तनख्वाह अपना बिजनेस टिकट के ऊपर, ठीक है, बिजनेस टिकट जो 20 मिलते हैं एमएनएज और सेनेटर को, वो 20 ही मिल रहे हैं। अब पार्लियामेंटेरियन ये कि 20 या 25 जो भी मिल रहे हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है, जितने मिल रहे हैं वो 20-25 मिल रहे हैं। चलो आप बात कहती हैं 25 तो 25 होंगे। अब 25 जो टिकट मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 25 टिकट है वो हमारी फैमिली के लिए, हम चाहे अपने लिए यूज़ करें चाहे अपनी फैमिली के लिए यूज़ करें, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ये बड़ा कोई इशू नहीं है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि 25 अगर टिकट मिलती हैं, मगर मैं तो हफ्ते में 2 मरतबा आता हूँ, मैं तो फिर 25 टिकट मेरे तो 3 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें क्रिटिसाइज की नहीं है। आप फिर भी ठीक है, वो एक कहावत है कि फुड़ी फुड़ी तला, कि आप थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से बचाएंगे तब आपके जो है वो तालाब जो है वो भर सकेगा। अच्छी बात है, इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सेविंग जो है वो पहले हमें अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें हमारे बिजनेस क्लास टिकट भी आते हैं, उसमें हमारी सैलरी के कट भी आते हैं कि जो अफोर्डेबल चीज़ें हैं उधर हम सैलरी के कट भी लगाएं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन गई है, सैलरी जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, तो उन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर अब दूसरी तरफ आपने एक टारगेट किया चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन के घर का। मैं समझता हूं कि ये भी आपकी बात जायज़ है, मगर ये भी बात जायज़ है कि अगर चेयरमैन सेनेट एक पोजीशन है और उसके पास कोई अगर घर नहीं है तो फिर अगर वो बन रहा है तो फिर भी उसका भी हक है, क्योंकि उसकी चले रमेश कुमार साहब टाइमिंग के एक साल जो है, मैं आगे चल के इस पे बात करती हूँ, चेयरमैन सेनेट वाली जो बात है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस टाइम पे जो है वो कफायतशारी से हमें जो है वो चलना चाहिए। माजरत के साथ ये चीज़ें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अमली जामा इनको कोई नहीं पहनाता। मसला ये है कि अगर आपको 25 टिकट्स मिल रही हैं और वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आप इस वक्त अगर आपने नेशनल सॉलिडारिटी दिखानी है तो आप ये कहें कि जी हम टिकट्स जो हैं वो वापस कर देते हैं, आप वापस ले रहे हैं। शरारत साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब ये हाउस की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। वो वैसे ही नहीं, वो वैसे ही टिकट अगर बचते हैं, वैसे ही टिकट बढ़ते हैं तो वो पीआईए के अकाउंट में चले जाते हैं, 30 जून को वैसे ही एक्सपायर हो जाते हैं, एमसीओ भी एक्सपायर हो जाते हैं, टिकट भी एक्सपायर हो जाते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। रमेश कुमार साहब, बिल में ये भी आपने साथ लिखा है ना, जो ये बिल बाबर अवान साहब लेके जा रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन भी जो है वो कर दी जाए। गालिबन 2021 तक जो है, 21-22 तक जो है कहा जा रहा है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो भी कर दी जाए, तो वो भी चीज़ लैप्स नहीं हो रही ना। अब आप कह रहे हैं कि हमारे खानदान वालों को भी दे दो और आगे से जो है वो 2021 तक जो इसका लैप्स टाइम था वो भी आगे कर दो। शैला साहिबा, आप हाउस कमेटी में जो है वो तमाम पार्टीज़ की शमूलियत होती है, ये सबकी मुशावरत के साथ जो है वो चीज़ें तय होती हैं। आप ये बताइए कि हुकूमत से तो हम इस वक्त जो तवक्को आती हैं वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ना सिर्फ ये, आपको याद है 2 महीने पहले कोविड के ही माहौल में सेनेटर्स जान खड़े हुए थे और लीड इनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, टूरी साहब जो हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएं। सो आप लोगों के अब ये हाउस कमेटी में शमूलियत आपकी पार्टी की भी है, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे या आप इसकी मुखालफत करेंगे? अब देखिए, जब चीज सामने आएगी वो तो वहां पता चलेगा, लेकिन इस कोविड के दौरान सिंध असेंबली के मेंबर्स ने, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के और कुछ पीटीआई के मेंबर्स ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह दी है, लेकिन हम मिनिस्टर्स ने अपनी 3.5 महीने की, वो हम मिनिस्टर्स ने अपनी 3 महीने की तनख्वाह दी है। अच्छा, जहां तक 25 टिकट हैं, मेरे ख्याल में 25 दफा तो इजलास
में जाना आना पड़ता है, स्टैंडिंग इजलास और स्टैंडिंग कमेटीज की जो मीटिंग होती है उसमें ये लोगों के ये यूटिलाइज हो जाते हैं स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग में आना दरमियान में। अब जो कि इन्होंने लास्ट ईयर ये किया था कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो जब इजलास हुआ करेगा तो जब ही हुआ करेगी, लेकिन उससे ये हुआ कि बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं वो पेंडिंग में जा रहे थे। तो अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन 25 दफा हो जाता है बड़े आराम से। अब इसमें मजीद क्या लेकर आ रहे हैं उससे पहले मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन जहां तक सिंध लेवल पर है उस पर हमने करके दिखा दिया। जी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मसला ये ना चले साहिबा, अगर ये डॉक्टर मारिया डॉक्टर मारिया ये मैटर लास्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो लास्ट ईयर की हुई थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी, मगर PTI ने स्पेशली हमाद अजहर ने इसके ऊपर एतराज़ किया था कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, मगर वो सारा साल जो है सारे MNAs ये डिस्कस करते गए कि आपने क्यों नहीं किया, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी। यही तो अलमिया है कि जहां मफादात जो है वो आपके मिलते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, ज़ाती मफादात मिलते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए तो चले एयर टिकट्स का मसला समझ आती है, लेकिन क्योंकि पंजाब, सेंट्रल पंजाब या अगर आप KP देखें तो वो तो बाय रोड भी जो है एक्सेस करते हैं, उनके 3 लाख के वाउचर्स भी मिलते हैं, या अगर वाउचर्स नहीं लेने तो 90,000 रुपये नकदी भी मिलती है। मसला ये है कि अगर ये यूटिलाइज हो रहे होते तो बीच में शिक ना आती कि हमारी फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो आप इसमें अकोमोडेट करें। यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो वो फैमिली मेंबर्स को अकोमोडेशन जो है वो की जा रही है। आबिद शेर अली साहब की तरफ चलती हूँ। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि इस तरह होना चाहिए या ये होना ये चाहिए था कि इस टाइम पे आप कहते हैं कि ये आप नेशनल एक्सचेकर में वापस डाल लें जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि नहीं अगर हम नहीं यूटिलाइज कर रहे तो घर में कोई तो इसको यूटिलाइज कर ले? डॉक्टर साहब, मैं पहले आपके प्रोग्राम की तरफ से अपनी बहन शाइला रजा साहिबा से अफसोस का इजहार करूंगा जो उनके बच्चों की बरसी भी गुजरी है। बड़ी बहादुर खातून है, मेरा बड़ा रिगार्ड है इनके लिए। जहाँ पे आप वाउचर्स की बात कर रही हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कल वायलेशन हुई है कोर्ट की, और जो जहाज रशिया से आया, एयर स्पेस की वायलेशन की गई। जब कोविड के माहौल में जब एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, जब आप जहाज लैंड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में चीनी चोर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, जिसने, और आप तो ये लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, मैं उस डाके की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के हर गरीब के घर पे चीनी चोरी के डाका, उस चीनी चोर के सरगना डाकू जहांगीर तरीन के लिए रशिया से चार्टर्ड प्लेन आया। सारे अदारे सो रहे थे, उस जहाज में उस प्रिंस को बैठा के उसके बेटे समेत मुल्क से भगा दिया गया। अब मुझे बताएं, जब कमीशन में एक तरफ से रिपोर्ट आ रही है, एक तरफ से उस डाकू का, चोर का नाम आया, चीनी चोर का, कि इस चोर को पकड़ा जाए, तो उस चोर को, उस सरगना को इमरान खान ने मुल्क से फरार करा दिया। ये तो छोटे छोटे पैटी इशूज है। जब पाकिस्तान की कौम, आज पाकिस्तान में आटा नहीं है, पाकिस्तान में चीनी नहीं है, पाकिस्तान में कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग टेस्ट नहीं करवा सकते, ये लोग कहते थे कि जी हम 5 साल में हम खंबे खड़े करते थे, ये एक वेंटिलेटर तक पिछले 7 सालों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में नहीं बना सके। ये लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे कि ये वॉचर्स किसने ज्यादा लिए। इस वक्त पाकिस्तान की कौम गहरी तशवीश में है, पाकिस्तान की कौम एक अजाब में मुब्तला है कि ये नहूस गवर्नमेंट जिसने पाकिस्तान का जीना दोबर कर दिया है। आप मुझे डॉक्टर साहबा बताइए कि ये पिछले सालों में जब इमरान खान चीनी चोरों के खिलाफ नारे लगाता था, अब मुझे बताएं कि उसका नारा कहाँ पे गया? कि जब चीनी चोर जो जिसको जहाज में बैठाकर चार्टर्ड प्लेन आया, जब तक किसी बैरूनी मुल्क से जहाज पाकिस्तान की सरजमीन में लैंड नहीं कर सकता, उस चीनी चोर के लिए एक स्पेशल जहाज आया, और स्पेशल जहाज में उन बाप बेटों को, चोरों को मुल्क से भगा दिया गया। मेरा सवाल है कि आपकी तवज्जो से चेयरमैन नैब से, वो किधर गया चेयरमैन नैब जो सबको नोटिस बांटता फिरता है, जिस तरह ऐसे जैसे रिवर बांधते हैं, ऐसे कोई बात हो जाए मुस्लिम लीग नून की। ये अब मैं डॉक्टर साहब आज आपके तवज्जो से ही आपको सुनीद दे के जा रहा हूँ कि ये सारा मलबा ये पुराने अदवार में मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ ले जाएंगे और अपना ये दामन साफ करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई हैं डॉक्टर रमेश साहब, हमारे साथ पिछले 8 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और बड़े आउटस्पोकन होते थे नवाज शरीफ साहब के लिए, बड़े गले फाड़ फाड़ के। मेरे भाई
तकरीर किया करते थे कि जी नवाज शरीफ का जैसा मसीहा कोई नहीं है। बहरहाल ये वक्त की जरूरत है, हर इंसान अपने अपने मौका मल। लेकिन मैं आज पाकिस्तान होने की वसातत से कहता हूँ, आपसे मेरा सवाल है, आप मेरी बहन है, आपसे सवाल करता हूँ, क्या जब एयर स्पेसेस बंद हैं, जब दुनिया जहान में जहाज उतर नहीं सकते, वो पाकिस्तान में अरबों का डाकू जिसने अरबों रुपए का डाका हमारा पे, क्या उसको आप ये छोटे छोटे पैटी इशू है कि 25,000 का टिकट, लाख रुपए का टिकट दे दिया, जो जिसने पाकिस्तान में अरबों का डॉक्टर साहब डाका हमारा अरबों का, उस चीनी चोर को। आबिद शेर अली साहब, पता है मसला क्या है? आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, वो भी आप बात कर रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की, क्योंकि इस मुल्क में हमने देखा है ना कि अशराफिया के लिए निज़ाम और है और मुझ जैसे लोगों के लिए जो है वो निज़ाम और है। ये तो हम देखते आए हैं, हम भी उसी तरफ निशानदही जो है वो कर रहे हैं कि एक तरफ आपका पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान में आपके 33% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी ये शाखर्चियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। तो बात एक जैसी हो रही है। जी, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, ये देखिए इस माहौल में मेरे अपने हल्के में, मेरे अपने शहर फैसलाबाद में हजारों लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपना कोरोना का टेस्ट भी करवा सकते हैं और रोजाना मुझे मैसेजेस आते हैं जी फलान गरीब आदमी, फलान आदमी कोरोना की वजह से मर गया पेशेंट। आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट के पास ये कर सकती कि कितने कोरोना के मरीज हैं, कैसे इसको ऊपर से प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है वो आकर रोजाना टीवी पे कह देते हैं जी। कल तो उन्होंने इनकार कर दिया जी कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आप कहते थे जी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरह जाएंगे। आपके कॉलो फेल में तजाद है ना, कॉलो फेल में आपका यही पॉइंट आगे लेके जाती हूँ। आप साहब अगर इजाज़त दें, कॉलो फेल में वाकई तजाद है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि ये हुकूमत जो है वो कर्ज़ों पे चल रही है, रिकॉर्ड कर्जा इस दफ़ा आप जो है वो 15 अरब डॉलर का जो है वो लेने जा रहे हैं, लेकिन शाह खर्चियाँ जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी कि 27 करोड़ रुपए जो हैं वो लग रहे हैं चेयरमैन सेनेट के घर की तामीर के लिए और 9 करोड़ जो लग रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए लग रहे हैं, और साथ साथ आप किफ़ायत शारी का जो दर्स है वो भी देने से हमें जो है वो बाज नहीं आते। अब मेरा सवाल आपने कहा अगर चेयरमैन सेनेट का घर नहीं है तो क्या घर नहीं होना चाहिए? मिनिस्टर्स इनक्लेव में अगर एक प्लॉट मौजूद है, प्लॉट वहाँ से मिल जाता है आपको, बेशक दे दें उनको। 27 करोड़ की उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, ये ज़रा एक्सप्लेन मुझे कीजिए कि 27 करोड़ की कंस्ट्रक्शन होगी। जी, सादा घर बना दें जी, बिल्कुल सादा घर बना दें, ना स्विमिंग पूल बनाएं उसमें, ना आप जकूजी लगाएं, आप सादा घर जो है वो बना दें। हमें तो ये कहते हैं कि जी गैस भी जो है वो भी एक लग्जरी है, तो ये भी सादे घर जो है वो बन सकते हैं। 27 करोड़ में क्या लग रहा है इस घर में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक प्रोपोजल ज़रूर आया होगा और मगर ईसीसी की कोई प्राइम मिनिस्टर मीटिंग जो है वो चेयर नहीं कर रहा है। ईसीसी की जो मीटिंग है वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस का जो है नहीं 9 जून को ईसीसी की मीटिंग है, 8 जून को कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर कर रहा है चेयर, और कैबिनेट में अगर ये मैटर गया है ईसीसी से, पहले ईसीसी से अप्रूव होगा फिर कैबिनेट में जाएगा। अगर ईसीसी लास्ट ईसीसी में अप्रूव हुआ है तो फिर 8 तारीख को कैबिनेट में ये अप्रूव होगा, नहीं तो 9 तारीख को जो है ईसीसी में ये जाएगा। तब लाजमी है इस इशू को डिस्कस किया जाएगा कि आया ये टाइम इस वक्त इस चीज का है या नहीं है। अप्रूवल के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या परव्यूज का था, क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। खबरें जो आ रही है ना वो यही है कि इक्तिसादी कौमी कमेटी जो इक्तिसादी काउंसिल है, इक्तिसादी काउंसिल की जो खबरें आ रही हैं इस वक्त कि 8 जून को इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग है, ऑब्वियसली उसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करेंगे और वो डिसीजन ये आप लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि उसको चेयर कोई और कर रहा है तो डिसीजन गलत डिसीजन है, ये गलत बात है, गलत बात है। 8 तारीख को ईसीसी की मीटिंग नहीं है, ईसीसी की मीटिंग 9 तारीख को है और उसको चेयर जो है, ईसीसी की मीटिंग हमेशा वेडनेसडे थर्सडे के दिन होती है और उसको चेयर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस करता है हफीज शेख। उधर जो अप्रूवल आती है जिन चीजों की ईसीसी में, वो मिनट्स जो है फ्राइडे के दिन अप्रूव होके कैबिनेट में जाते हैं, ट्यूसडे के दिन कैबिनेट जो है वो उसको एंडोर्स करता है। तो ये तरीकेकार होता है। तो अगर यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, क्योंकि एडवाइजर है ना हमारे, तो एडवाइजर साहब है ना, तो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ पे जो है वो एक हक, और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वहाँ पे जो है वो ओवरसाइट तो है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये खबरें आ रही हैं तो या तो उसको कैटेगोरिकली डिनाई करें कि ये नहीं होने जा रहा, और फाइनेंस नहीं बिल्कुल फिलहाल इस वक्त कोई इस चीज का अप्रूवल नहीं है।
जी जी, कोई इस चीज़ का अप्रूवल नहीं है। जब ऐसी कोई बात होगी मैं आपको वेडनेसडे के दिन, अगर ये मीटिंग में होगा, मैं आपको वेडनेसडे के दिन बता दूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या उससे पहले बता दूंगा। मगर मैं समझता हूं ऐसे आप समझें कि इजीली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऐसे अखराजात करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक चीज़ के ऊपर वो कह रहा है किफ़ायतकारी से काम लें, और बिल्कुल आप उन चीज़ों को। दूसरी बात की मेरे भाई आबिद शेर अली ने कि भाई देखिए, मैं माजी में भी मियाँ साहब के साथ था और आज इमरान खान साहब के साथ हूँ। बिल्कुल मेरा एक मोहब्बत भरा और इखलाक भरा रिश्ता आज भी मियाँ साहब के साथ है, कल भी था, कल भी इमरान खान के साथ था, आज भी है। देखिए बात इखलाक जो है वो आदमी को अपनी पोजीशन भली कहीं पे भी चेंज हो, हर पार्टी के साथ प्यार इखलाक वाला रिश्ता है, हर हेड के साथ प्यार इखलाक वाला रिश्ता है। आप खुद ही कहते हैं आप हर हुकूमत में रहते हैं, बात सबके साथ प्यार का रिश्ता है। आप डॉक्टर मारिया, पहली चीज तो ये है कि आप चाहे किस भी गवर्नमेंट में हो, आप गलत चीज को इंडोर्स नहीं करो। मैं अगर कोई गलत चीज है मैं उसको चाहे इस वक्त पीटीआई में इंडोर्स नहीं करूंगा। माजी में नू लीग में था, जब ऐसी कोई तकरीर होती थी, आज जैसे हमारे और मिनिस्टर जवाब देते हैं, उस वक्त आबिद शेर अली जवाब देता था, हम उस वक्त भी पीछे होते थे। आज लेकिन मुझे वो भी चीजें याद हैं जहां पैनामा में आप जो है नवाज शरीफ साहब का दिफा किया करते थे, टॉक शोज में ही करते थे। खैर चलें उस बहस में नहीं जाते, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शरा साहब की तरफ जाऊंगी। शरा साहब, आप उसको कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक पे जाना था, क्या कहेंगी जो ये पैसे मुख्तस हो रहे हैं, खर्चों पे हम चल रहे हैं, कर्जों पे रादर हम चल रहे हैं, और यहाँ शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही? मैं इसको यही कहूंगी, एक तो ये कि जरा टेकर में ये लिखें कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स ने सिंध में दी थी 3 महीने की तनख्वाहें। और दूसरी बात यह है कि आपको लास्ट ईयर भी याद होगा, बड़ा कहा जाता था कि खराजात कम करेंगे, लेकिन सबके सामने बहुत सारी स्टोरीज आई थी कि चेयरमैन सेनेट के यहाँ का इतना महंगे कालीन और प्रेसिडेंसी के तोतों के पिंजरे और जो हमारे पास हिसाब किताब आया था उसमें सादगी का प्रचार करने वाले प्राइम मिनिस्टर का घर का खर्च बढ़ा था। और मुझे याद है कि जो हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें 13 नंबर पे जो आइटम था उसमें उनका ही जिक्र था कि उनका खर्च बढ़ा है। तो अब इस सूरत में मुझे नहीं मालूम कि वो अपना खर्च कम करते हैं या नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि हमें देखना चाहिए कि हम कम से कम क्या करने चाह रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो 29 मई को हफ्ता खत्म हुआ है उसमें 0.13 बढ़ी है, और जो आम चीजें हैं मतलब आलू और दही, दूध, आटा, चीनी को तो पूछ लें भी कितनी है, और ये जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें इसकी कीमत बढ़ी है। तो ऐसे में हमने ये सुना है कि पेंशनर्स जो हैं उसमें उनके भी जो है उनके में कुछ कटौती की जा रही है 55% तक की, और कुछ हमारे लोग और भी उनका कोई फंड होता है उस चीज में भी मसला हो रहा है। तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन पे चल रहे हैं, तो अगर हम अपने यहाँ से कम कर देते हैं तो उनके पेंशन्स में हम उसी तरह रखें तो ज्यादा बेहतर है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पेंडेमिक से जहां बेरोजगारी हुई है वहां स्टील मिल के भी तकरीबन 9,350 से ज्यादा लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। आप अपनी तकरीर अच्छी करके ये कह सकते हैं कि उनको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, लेकिन जो महंगाई है वो कितना चलेगा। तो ये सूरत हाल बड़ी ही संजीदा है और इसको गैर संजीदगी से नहीं देखना चाहिए। और सिंध में तो हमने ये फैसला किया है कि हेल्थ स्पेसिफिक बजट रखेंगे, क्योंकि अब जितना कोरोना फैल चुका है उसमें हमें लोगों की जानें ही बचानी है। ठीक, आबिद साहब की तरफ चलती हूँ। आबिद साहब, अभी गुज़िश्ता दिन जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो मीटिंग हुई उसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे जी जो फंड्स हैं उनकी एलोकेशन नहीं हो रही। संजरानी साहब भी बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये एक तजाद नज़र आ रहा है कि रिहाइश गाह पे जो है वो इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, सूबा जो जिधर महरूमियाँ हैं वहाँ पैसे नहीं दिए जा रहे, और यही हालात पूरे मुल्क के भी हैं। जिस तरह अभी हमने बात की गुर्बत की लकीर से नीचे लोग किस तरह जा रहे हैं, यहाँ क्या तरजीहात क्या लग रही हैं आपको? लाइकों की हुकूमत है और
को अफाम तफहीम से आगे लेकर चलते, ऑपोजिशन को निशाना टारगेट किया, ऑपोजिशन के खिलाफ नैब के साथ वो उनको मलाइन करके फिर उनके साथ मिलकर केसेस बनाए हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह की नातजुर्बाकार लोग जिनको हुकूमत प्लेट में रखकर सिलेक्शन के जरिए देती गई हो, उनको क्या पता मुल्क कैसे चलाना है। इन्होंने कहा था जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, निजकारी तकरीर करते थे इमरान खान। अच्छा, आबिद शरीफ साहब का माजिद के साथ ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ज़रा दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे बिल्कुल जो है वो वैलिड है कि क्या वजूहात हैं कि अगर बलूचिस्तान में जो है वो फंड्स नहीं दिए जा सकते, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग के लिए जो है, जो सिर्फ तामीर है, कंस्ट्रक्शन है, बाय द वे ये प्लॉट भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 27 करोड़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और अब देखते हैं कि क्या जो है, बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, ये बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, सिंध के भी पैसे रुके हुए हैं, पंजाब के भी पैसे रुके हुए हैं, मैं आपको बात बता दूं। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। अच्छा, MLN की गवर्नमेंट में भी हमारा सुबह शोर मचाता रहा है। आबिद साहब जरा वापस आ जाइए, जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए। जी आबिद साहब जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए। कैसे पैंडेमिक आया तो फिस्कल ईयर का खात्मा हो रहा था, उसमें भी सूबों की सेहत के मद में कोई मदद नहीं। ठीक है जी आबिद साहब बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जरा डॉक्टर साहब की जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको अर्ज की थी कि ये वो हुकूमत थी जिन्होंने आते ही कहा था जी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ तो नौकरियां तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने जो पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से जब हमारी हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, उन्होंने भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की स्टील मिल को, तो ये PTI बड़ा शोर डालती थी। तो अब ये किधर गया PTI का वो स्लोगन जिसमें उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां, तो बड़ी दूर की बात है, वहां पर लोगों को बेरोजगार किया, पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान में सूबों में ना इत्तेफाक। अब देखें सिंध गवर्नमेंट पर अटैक कर रही है इस वक्त, पाकिस्तान में कंसेंसस की जरूरत है। पाकिस्तान जो कोरोना में लोग मुब्तला हैं उनको साथ लेकर ये डाइवर्ट करने के लिए, अपनी नालायकी छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के ऊपर हाथ डालते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के लोग मरते हैं, मरे। आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने जितना कर्जा लिया है वो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वही इमरान खान है जो कंटेनर पे खड़ा होकर हमारी हुकूमतों को चोर और डाकू कहता था। हमारी तो पिछली 70 साला हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना इमरान नियाजी ने अपने ये 2 सालों में ले लिया। ये जरा मैं तो बड़ी दूर की बात है। जी आप जब इनसे पूछ लें, गरीब आदमी के लिए आटा नायाब हो चुका है, अद्वियात नायाब हो चुकी हैं, उनके लिए टमाटर, उनके लिए जो जरूरियात जिंदगी है उनके लिए नायाब हो चुकी है। डॉक्टर साहिबा, ये हुकूमत गरीब मारो हुकूमत है। ये पाकिस्तान में चाहती है कि 2 करोड़ अवाम का मुआशी कत्ल किया जाए। ये वो हुकूमत है जो मैं जरा एजेंडे पे चल रही है। IMF की बात ये जरा पूछ लूं, डॉक्टर साहब से पूछ लूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि कर्जों की बात हो रही है और ये बात जो है इस वक्त इस पर बहुत डिस्कशन हो रही है। कल हमाद अजहर साहब से पूछा गया कि क्या वजह है कि आपने मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड कर्जे जो है वो लिए हैं, $15 बिलियन अभी आप कह रहे हैं लेने का, मजीद जो है वो लेने का आप कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ मालियाती इदारों से $15 अरब कर्जा लेने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो कर्ज़ों की रिक्वायरमेंट है वो असेस होती है हर साल बजट के दौरान कि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अभी फाइनेंस बिल पेश होएगा तो हम उसके अंदर तफसीली कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना समझ आई कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बता देते कि हाँ ले रहे हैं, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि $40 अरब जो है वो 2 सालों में आपने लिया है, जिसमें से 27 अरब आप कर रहे हैं पुराने लोन्स जो है उनकी किस्तें पे ऑफ करने में, और बाकी 13 अरब जो है वो एक्सटर्नल आपका पब्लिक डेट में जो है वो ऐड हो रहा है। और ये भी जो अभी रिकॉर्ड कर्जे की बात हो रही है, इस पर हाँ ना नहीं की, इसका मतलब ले ही रहे हैं आप। क्या करने क्या जा रहे हैं? आप तो कहते थे, आप हमें, मुझे याद है बताया करते थे, रिकॉर्ड कर्जे, जब मुशर्रफ छोड़ के गया इतना था, फिर जरदारी साहब गए इतना था, अब नून लीग ने ये कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आपके 3 क्वेश्चन आए मेरे सामने, मैं तीनों का शॉर्ट में आपको जवाब दूंगा। पहला आया बलूचिस्तान के वाकआउट का।
देखें, पहली चीज़ ये कि 5,500 का टारगेट था, मगर हालात के साथ वो चेंज होता गया, वो टारगेट हो गया 3,908 का। अब बलूचिस्तान का जो शेयर है एनएफसी के तहत जो भी कैलकुलेशन होती है उसके ऊपर जितना भी कम हो उसका बलूचिस्तान के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। अब बलूचिस्तान को मिलेगा वो 3,908 के हिसाब से मिलेगा, वो 5,500 के हिसाब से नहीं मिलेगा। लाजमी है ओवरऑल जब एक फिगर ही कम कर दी है तो बलूचिस्तान का जवाब वहाँ पे बनता नहीं है। एनएफसी के हवाले से जो बात की गई है, एनएफसी अवार्ड जो की गई है डिस्ट्रीब्यूशन, वो हर गवर्नमेंट कहती है वो गलत है, मगर आज भी ये गवर्नमेंट एनएफसी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एनएफसी के तहत ही कर रही है, जो कमीशन के हिसाब से जितना बनता है उस हिसाब से टाइम टू टाइम हो रही है। हर महीने की 15 तारीख को और 30 तारीख को वो हो रहा है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये इल्ज़ामबाजी है। नंबर 1। नंबर 2 आ जाए स्टील मिल के ऊपर। 2008 से लेके 2013 तक पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैं बात करूं फिर आप 2008 से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2007 तक भी स्टील मिल जो है प्रॉफिट में, 2008 से 13 तक वो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गई और वो इंस्टीट्यूट पूरा जो है लॉस में चला गया। 2013 से 2015 में भी लॉस में चला, 2015 में उसको शट डाउन किया गया। अब मुझे बताएं कि आज गलती ये है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर आई है, असद उमर साहब ने बात की, खान साहब ने बात की कि हम आपको बिल्कुल इसको सही ट्रैक के ऊपर लेके आएंगे, मगर मैं समझता हूं कि आज जो डिसीजन लिया गया, बोल्ड और ब्लंट डिसीजन वो करते हैं जिस लीडर की कोई विजन होती है, जो लीडर समझता है कि ये डिसीजन मेरी अन्ना की बात नहीं है मगर ये डिसीजन पायदार जाएगा। आज स्टील मिल के हवाले से वो भी अभी कैबिनेट उसको इंडोर्स करेगा कि आया ये 23 लाख रुपए देके इनको फारिग किया जाए, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तब तक नहीं होती जब तक हम उसको सही एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूं जो भी उसके लिए हो रहा है स्टील मिल के लिए बेहतर हो रहा है। और ऐसे मुझे नहीं पता आपके कम से कम वो 2 गवर्नमेंट जहां पे उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ और आज होने जा रहा है तो उसको नहीं, मेरा अभी कलामी की माफी चाहूंगी। मैं सिर्फ एक चीज कलामी की माफी चाहूंगी, सिर्फ इस पे चीज आपको बोल दूं। अब मैं आपकी इस बात को समझूं कि ये बेहतरीन हल है स्टील मिल्स का, या 2019 में अप्रैल मई में जो असद उमर साहब कहा करते थे कि जी वेल्थ फंड कंपनी हमने बना दी है और स्टील मिल को हम टर्न अराउंड कर रहे हैं, मैं किस बात को मानूं? या फिर उस बात को मानूं कि अगर स्टील मिल का एक मुलाजिम भी निकाला गया, और ये उस वक्त आपको इदराक था क्योंकि आप तो कहते हैं हमारी टीम रेडी है, तो मैं स्टील मिल वालों के साथ खड़ा होऊंगा। तो अभी तो स्टील मिल वाले मेरे ख्याल इंतजार ही कर रहे हैं कि किधर है असद उमर साहब, ढूंढ रहे हैं, तलाश गुमशुदा जो है वो जारी है। लेकिन बिलावल साहब से भी स्टील मिल्स पे कुछ सवाल हुए, जरा वो सुन लेते हैं, फिर रमेश साहब से बाकी पूछती हूँ। एक मखसूस सोच है, एक मखसूस तबका है जो हमारा स्टील मिल्स और पब्लिक इदारे हैं उनको सैबोटाज करते हैं, उनको नॉन प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उनको ताकि वो उनको औने पौने बेच के उनको कारीतारी तबका चला सके, खुद पैसा बना सके। एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान आप हुकूमत का एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं कर सकते हो। तो ये जो 10,000 स्टील मिल वर्कर्स है उनको तो पैसा आप दे दे, और तेरा जो पूरा फौज है वजीरों का, स्पेशल असिस्टेंट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उनका तो पैसा काटे, उनका पैसा रोके। जी एक ब्रेक लेनी है। बिलावल साहब के जो सवालात हैं वो यकीनन हर पाकिस्तानी के इस वक्त जहन में जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि वाकई पैंडेमिक का माहौल है जहां आपको नौकरियां देनी चाहिए, आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि नौकरी से नहीं निकालना, तो स्टील मिल्स को इस पैंडेमिक की सूरत हाल में, इस उजलत में जो है ये फैसला क्यों किया जा रहा है? ब्रेक लेते हैं, रमेश साहब से इसका जवाब लूंगी। विल बी राइट बैक। जी डॉक्टर साहब, ये उजलत में क्यों बेचने का फैसला जो है वो किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं कि आप नौकरियों से ना निकालें। पहली चीज़ तो ये कि वो सेक्टर, वो इदारा जो इदारा 2008 से 20 तक 12 सालों में खाता गया, अरबों रुपए खाता गया, आज उसका एक बहुत अच्छा डिसीजन होने जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये ट्रांस तरीके से जाए, फेडरल गवर्नमेंट हर चीज़ में उसको पार्ट रख सकती है, क्योंकि वहाँ पे सिंध में बन रहा है, पाकिस्तानी स्टील मिल वहाँ पे है, मगर वहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना कि आज मुल्क पहले खसारे में है और भी आप इस तरीके से जैसे हमने खसारे में डाला
आप और तनख्वाहें देते जाएं, मैं समझता हूं ये जवाज नहीं बनता है। आपका तो 90 डे प्लान था, जो आपका पहला 100 दिन का प्लान था कता कलामी, जो 100 दिन का आपका प्लान था उसमें था हम इसको टर्न अराउंड करेंगे ना, आपने तो टर्न अराउंड करना था इसको। कुछ चीजें होती हैं जो फिजिबल होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो फिजिबल नहीं होती हैं। अगर हमने अपनी कमेंटमेंट के ऊपर उतरना था, हमने उसके ऊपर कोशिश की और उसको हमने देखा कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है और इस इदारे को सरवाइव कराना है और इस इदारे को कैसे सरवाइव कराना है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होगा। इस हुकूमत में तो नजर आ रहा है कि सारी चीजें जो है वो तो हमने अपनी कमेंटमेंट अन्ना को नहीं देखा मगर हमने पाकिस्तान को देखा। जी जी, वो आपने पहले बता दिया उसकी, पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा। वो तो आपने यू टर्न की पहले डेफिनेशन दे दी ना, ये तो ग्रेट लीडर्स लेते हैं इस तरह के यू टर्न, ग्रेट लीडर्स लेते हैं। जी जी, कर्जों का जरा जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, कर्जों के 27 बिलियन का आपने खुद अपने बात में कहा कि भाई रीपेमेंट थी माजी के कर्जों की, और 13 बिलियन रिकवरी हो रही है हमारी तकरीबन 4000 अरब के अंदर ही, 4000 अरब के अंदर ही हो रही है। एनएफसी को निकाल के, डिफेंस बजट को निकाल के हमारी सेविंग क्या है? नंबर 1। डॉक्टर साहब, फिर भी 13 जो बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था, उस करंट अकाउंट डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को कितना हम कम लेके आए, ये आज की थ्योरी नहीं है मारिया, ये आज की नहीं है, ये माजी में भी बजट के लिए सपोर्ट ली जाती थी मगर फिर भी 13 बिलियन की कोई फिगर नहीं है। सकूक बांड जो आए वो आपको पता है कि वो बांड आए और वो कुछ टाइम बिंग के लिए जो वो फेल किए गए हैं। मैं समझता हूं और आईएमएफ का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्राम एज इंटैक्ट है, वो चल रहा है। एक कोविड के हवाले से सपोर्टिव ट्रीट आई, वो हो गया, बाकी कोई एडिशनल बजट के हवाले से हम नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत कम कर लिया है। पब्लिक डेट जो है, चले ठीक है डॉक्टर साहब, चले लायबिलिटी को कम करें। चले दूध और शहर की नहरें आपने बहा दी, मैं आपको दे देती हूँ। पब्लिक डेट इस वक्त जो है वो 90% ऑफ जीडीपी पे इस वक्त खड़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने मिसाली काम किया है। मैं नहीं कहती कुछ, ठीक है आप सही कह रहे होंगे। जी शैला साहिबा, आपको क्या लगता है इस उजरत में काम क्यों किया जा रहा है? देखिए, इन्होंने आईएमएफ से जो कर्जा लिया है जिन शराइत पे, उसमें इन्हें बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना है और अब ये नए उस कर्जे की शराइत के हिसाब से ये नए नोट छाप भी नहीं सकते। लास्ट ईयर भी खसारे में रही थी और 68 साल बाद भी इस दफ़ा जो मईशत है वो खसारे में जा रही है, वो पाकिस्तानी हुकूमत के दावों के साथ जिसके पास 200 के करीब माहिर माशियात थे, और इस दफ़ा भी जो है वो खसारे में जा रही है, नेगेटिव होने जा रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। अब जो ये खर्च कर रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं इतने 100 अरब अवाम पे लगा दिया, ये कर दिया, ये जो सारे कर्जे थे ना ये वो खर्च कर रहे हैं, जिसमें से 100 जो थे बिलियन वो तो ट्रांसपोर्टर्स के थे जो रिफंड करने होते हैं, फिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थे जिसके उन्होंने पहले 3 महीने रोका, उसमें कीड़े निकाले और फिर उसमें 2000 रुपए इजाफा करके मुफ्त कोरोना के साथ बांट दिए। तो इनको पता ही नहीं है हर चीज का, जैसे भी इन्होंने इल्जाम रखा कि उस जमाने में ये हुआ, उस जमाने में ये हुआ। इनसे कोई ये पूछे कि आप सारी चीज़ों का हिसाब दूसरों पे डाल सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के जो टारगेट्स होते हैं वो हर हुकूमत ने खुद पूरे करने होते हैं। आपने पिछले साल भी पूरे नहीं किए थे और पिछले साल की अगर बजट स्पीच में देखें तो उस वक्त ही कह दिया गया था कि लोकस्ट की जो है वो आमद है और आप इसकी तैयारी करें। उसके बाद भी इतने खत लिखे आज चेयरमैन बिलावल दिखा रहे थे। क्या किया इन्होंने सिवाय इसके कि इन्होंने अब टाइगर्स को कह दिया कि पकड़ पकड़ के 15 रुपए किलो बेचो। तो आप मुझे बताएं कि इनका कोई विजन है? 2-3 महीने में यहाँ तक पहुंचे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, वो भी वजीर आजम नहीं लगाते, वो भी नहीं लगाते जो पूछते हैं कोरोना कैसे काटता है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त, जो है हालात बहुत बुरे हैं। अभी इनसे कहो कि भाई कोरोना के लिए आपने क्या किया, कहेंगे पीपल्स पार्टी बड़ी करप्ट है। कहेंगे कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको क्या करना है, कहेंगे पीपीपी बड़ी करप्ट है। इनसे कहो जी कोरोना ये कर रहा है तो कहेंगे पता नहीं, और खामोशी से पीछे से तस्वीर लगाएंगे
कि ये एयर एम्बुलेंस जो है जरदारी साहब के लिए आई, उसमें तरीन को निकाल देंगे। इस पे कुछ नहीं बोला अभी तक इन्होंने। चले वो खामोशी सब कुछ कह जाती है ना, समझ जाए ना आप तो अक्लमंद है, आप अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। आबिद शेर अली साहब, मैं जरूर बोलता जो इल्ज़ाम लगाए आबिद शेर अली ने, मुझे पता नहीं है कोई रशिया से कोई ऐसा जहाज आया है, ये किस तरीके से गया है, और ये माजी में भी ये चीज़ें होती है जो आपने मारिया ने, वैसे भी डॉक्टर मारिया ने कह दिया कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से स्पेशल जहाज़ों में निकल जाते हैं, तो वो पाकिस्तान का ये वतन है। मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान में सजा और जजा का कानून बना नहीं है, मगर ये सजा और जजा का कानून बना नहीं है, मगर अब वक्त आ गया है, बन जाएगा। फिक्र नहीं अवाम को लॉलीपॉप ना देना। हमने तो देखा है सागदार साहब भी निकल गए हैं, अब ये खबरें आ रही है तरीन साहब भी निकल गए, ये तो कोई बात नहीं है। अशराफी तो हॉलमार्क है, ये हॉलमार्क अशराफिया का फोरेंसिक रिपोर्ट है ना, इसमें से 90% डेटा डिलीट किया गया है। खुसरो बख्तियार के भाई का जो उनकी घोटकी में मिला है उसका डेटा, आबिद साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर जरा आगे कुछ और भी बात करनी है। आबिद साहब, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त ये स्टील मिल्स का मसला आया है, इतनी तेजी से ये डिसीजन मेकिंग और ये सारा जो चल रहा है, पहले कहा था इसको हम जो है वो टर्न अराउंड करेंगे, इवन मई पिछले साल तक ये हो रहा था जी हम एक कंपनी जो है वो आ रही है वो ठीक करेगी इसको, अब इस टाइम पे ये फैसला क्या? जी प्लीज। डॉक्टर रमेश लाल साहब हमारी हुकूमत में थे जब इमरान खान कहा करते थे कि जिनकी जद्दा में स्टील मिल है, लिहाजा ये पाकिस्तान में स्टील मिल को इसलिए कामयाब नहीं होने देते। भाई अब तो नवाज शरीफ साहब को गए 2 साल हो गए, आपने जो पाटेखानी करनी थी तो चला लेनी थी स्टील मिल। अब आपसे ना स्टील मिल चल रही है ना पीआईए चल रहा है। आप पीआईए के बारे में बड़ा शोर करते थे, ना आपसे पीआईए चल रहा है ना आपसे मुल्क चल रहा है। आप मुझे बताएं, पंजाब और केपी के में आटे की किल्लत है, ज़राअत के शोबे में 700 अरब रुपए का खसारा हुआ जा रहा है। पाकिस्तान में जो हमारे रेवेन्यू है उनका शॉर्टफॉल हो रहा है। जो कोविड के पैसे पूरी दुनिया से है आपने वो तनख्वाहों में दे दिए, आपने हर चीज में पैसे हजम करके टकार मारने की कोशिश की, आपने हर चीज में फ्रॉड करने की कोशिश की। आप मुझे बताएं कि कोविड-19 आपको जापान ने पाकिस्तान को फंड देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने कोविड को फैलाने में सबसे ज्यादा मुजरमाना गफलत की। जब दुनिया आपसे ऊपर हाथ खींच दिया, आपने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रुसवा किया है। आप मुझे बताएं कि कैसे चलेगा? आपने 46% रोजमर्रा अशिया की जो 15 चीजें हैं उनमें इजाफा किया। हमने 3.4% उनमें हमारे दौर में सागदार साहब जब वजीर खजाना थे उनमें कमी आई। इनके दौर में डॉक्टर साहिबा 40% चीजों में इजाफा हुआ है। आज खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे इनकी 7 साल से हुकूमत है वहाँ पे आटा नहीं है, वहाँ पे चीनी नहीं है। पंजाब में जहाँ पे इनका वजीर आला बैठा है, इनकी हुकूमत बैठी है, पंजाब के लोग आटे से मर रहे हैं। पंजाब में कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि लोग कहाँ पे जाएंगे? ये बैठे हैं एयर कंडीशनों में, ये बैठे हैं बनी गाला के 300 में। अगर पाकिस्तान का पीआईए का जहाज गिर जाता है तो जनाब इधर माँ वो हमारा शान से आलिया वो चला जाता है वो नथिया गली में एंजॉय करने के लिए। ये नहीं कि जाके वहाँ पे किसी पीआईए के घर में जाके अफसोस कर ले। डॉक्टर साहिबा कहने का मकसद ये है कि ये सीरियस नहीं है हुकूमत। ये चले आपने जो आप साहब जो आप बातें कर रहे हैं, किल्लत है काफ़ी अशिया की, उसमें पेट्रोल भी जो है वो शामिल है। शेख रशीद साहब जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, जरा उनका भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर जरा मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँ ना कि क्या हो रहा है। बेसिकली पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया और अब एकदम दोबारा महंगा होने जा रहा है। इसलिए ये स्टॉकिस्ट माफिया जो है उसको स्टॉक करके आने वाले दिनों में बढ़ते हुए प्राइसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 28 बैरियल से आज मैंने अखबार में पढ़ा $28 से ये $42 और 43 पे जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, ये सारे माफियाज हैं, इनको पकड़ना किसते हैं? वैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो भी टाइगर फोर्स पकड़ेगी, तो फिर सब ये सोचने पे मजबूर है कि हुकूमत ने क्या करना है। देखिए, मैं समझता हूं कि डॉक्टर मारिया, मैं ये नहीं कहता कि अब टू मार्क हमारा जो मैनिफेस्टो था हमने पूरी चीज़ें काम कर ली हैं। देखिए, मैंने 2002 से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें देखी हैं,
ये भी नहीं कहता कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो हमारी पॉलिसी थी, पीटीआई का जो मैनिफेस्टो था, हमने वो पूरा इम्प्लीमेंट किया है। मैं नहीं समझता कि वो पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है। मगर अगर माजी को आप कंपेयर करें, मुशर्रफ से नहीं, मुशर्रफ का बेहतर था, मगर 2008 को और 2013 को अगर आप कंपेयर करें तो 2000 उन दोनों गवर्नमेंट से इस वक्त फिर भी मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से जो असाइनमेंट है जिन लोगों को दी जा रही है, या जिस तरीके से एहतसाब के निज़ाम के हवाले से, और जो लीडरशिप की नज़र आ रही है। रही बात आपको पता है कि कलामी की माफी वो जो नैब में पेश होना था बाबर अवान साहब के केस में, वो एहतसाब में पेश हुई बाबर अवान साहब के केस में? वैसे जरा ये भी बता दीजिए कौन सा एहतसाब? मैंने कहा कि कुछ फ्लॉज हैं और कुछ जो कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स का हल क्या है? हल ये है कि बैठ के एहतसाब के निज़ाम को मिलके एक ऐसा रिफॉर्म लेके आए। देखिए, अगर एक ऐसा रिफॉर्म लेके आए जहां से कोई बंदा इस एहतसाम के रिफॉर्म से बच नहीं सके, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ना, नहीं हुआ, चाहे वो उसमें कवर कर ले इसको, कवर कर ले इसको हो, चाहे वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो माफिया है, ऑयल माफिया, इसको किसने पकड़ना है? कोरोना टाइगर्स ने पकड़ना है या हुकूमत खुद पकड़ेगी? हुकूमत खुद पकड़ेगी, मगर हुकूमत के भी वो इदारे पकड़ेंगे जो इंडिपेंडेंटली होंगे, जो ट्रांसपेरेंट होंगे, चाहे FIA हो चाहे नैब हो। मगर नैब के अंदर जो फ्लाज है उसको ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के और एहतसाबी निज़ाम को जब तक चले डॉक्टर साहब, मुझे प्रोग्राम बंद करना है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन ये जरूर कहूंगी इल्जाम दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस की ये दवाएं एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस की दवाएं, प्रोग्राम क्लोज करना है। मसला ये है कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये रिकमेंडेशंस देगी कि यकम को नहीं 15 को जो है वो प्राइसेस बढ़ा ली जाएं, ताकि जो है प्राइसेस घटा ली जाएं, ताकि फ़ायदा जो है वो माफियाज को हो। और जब चीनी में भी इसी तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, बाकी चीज़ों में भी इसी तरह नज़र आएगा, तो फिर सवाल तो उठेंगे। कुछ फ्लॉज तो नहीं, काफ़ी फ्लॉज हैं, और आप बेहतर इसका जज कर सकते हैं कि कितना % मैनिफेस्टो पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है। खैर, विल सी यू टुमारो। मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहब आपका, और आबिद शेर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।